नमस्कार साथियों। आज हम मौर्योत्तर कालीन भारत के इतिहास के बारे में वर्णन करेंगे। मौर्योत्तर कालीन भारत के इतिहास के अध्ययन के तहत हम 184 या 85 ईसा पूर्व से लेकर 319 ईस्वी तक का काल अर्थात 500 वर्ष तक का यह काल मौर्योत्तर काल कहलाता है। सामान्यतः इस काल के बारे में कोई विशेष ऐतिहासिक स्रोत प्रारंभ में न मिलने के कारण इस मौर्य उत्तर काल को अंधकारमय काल के नाम से भी जाना जाता था। आज भी कुछ इतिहासकार इसे अंधकारमय काल भी कहते हैं। मौर्योत्तर काल में मुख्यतः शुंग वंश, कौरव वंश, सातवाहन वंश, इंडो ग्रीक या हिंद यूनानी शासक, शक शासक, कुषाण शासक, पहलव शासक और इसके अलावा सुदूर दक्षिण में संगम वंश हुए थे। इस संगम काल में संगम वंश के तहत चेर, चोर और पांड्य वंश हुए थे। अर्थात मौर्योत्तर काल के बारे में मुख्यतः इन शासकों के बारे में सामान्य जानकारी के बाद में इस मौर्योत्तर कालीन भारत की अर्थव्यवस्था, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, प्रशासनिक स्थिति और कला के विषय में अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम इस मौर्योत्तर कालीन इतिहास के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे और इसमें से मुश्किल से 2 मार्क से अर्थात 20 शब्दों के प्रश्न आते हैं। बाण भट्ट की हर्ष चरित्र के अनुसार अंतिम मौर्य शासक बृहदर्थ था और बृहदर्थ की हत्या उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने बृहदर्थ की हत्या के बाद में शुंग वंश की स्थापना की थी। इस प्रकार शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। बौद्ध साहित्य में पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का दुश्मन बताया गया है। बौद्ध साहित्य के अनुसार पुष्यमित्र ने अशोक द्वारा स्थापित लगभग 84,000 स्तूपों को तुड़वा दिया एवं पाटलिपुत्र में कुटकाराम विहार को तोड़ने में वह असफल रहा था। इस पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासनकाल में अयोध्या में 2 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था और इन अश्वमेध यज्ञों का पुरोहित पतंजलि था। पतंजलि की प्रमुख पुस्तकें योग दर्शन और योग सूत्र था तथा इस पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य नामक टीका भी लिखी थी। अर्थात पतंजलि की प्रमुख पुस्तक योग दर्शन, योग सूत्र और महाभाष्य था। अश्वमेध यज्ञ की जानकारी अयोध्या अभिलेख से मिलती है। कालिदास की मालविका अग्निमित्र नामक पुस्तक से भी अयोध्या में होने वाले अश्वमेध यज्ञ के बारे में जानकारी मिलती है। शुंग शासकों के समय ही हिंदी, यूनानी अथवा इंडो ग्रीक शासकों ने भारत पर आक्रमण किया था। अर्थात प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम बाह्य शासक इंडो ग्रीक शासक थे। इंडो ग्रीक शासकों के भारत पर आक्रमण की जानकारी कालिदास की मालविका अग्निमित्र पुस्तक, पतंजलि के महाभाष्य और गार्ग्य संहिता से मिलती है। यह गार्ग्य संहिता मुख्यतः ज्योतिष से संबंधित पुस्तक है। इस शुंग वंश के शासकों में पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के बाद में भागभद्र नाम का शासक था। यह इस वंश का 9वां शासक था। उसके दरबार में यूनानी दूत भागभद्र नाम के शुंग वंश के शासक के दरबार में यूनानी दूत हेलियोडोरस आया था। उसने भागवत धर्म स्वीकार कर लिया
और उसने विदेशों में और उसने विदिशा नामक जगह है जो मध्य प्रदेश के अंदर, वहाँ पर बेस नगर के गरुड़ स्तंभ को स्थापित किया था और इस गरुड़ स्तंभ में ही भागवत धर्म अथवा वैष्णव धर्म के बारे में विस्तार से वर्णन किया था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था और इस देवभूति की हत्या वासुदेव कर्ण ने की थी और इसके साथ ही इन्होंने कर्ण वंश की स्थापना की थी। अब कर्ण वंश का शासनकाल 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक था। कर्ण वंश का शासन की अवधि 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व, लगभग 45 वर्ष का शासनकाल था। कर्ण वंश का संस्थापक वासुदेव था, जिन्होंने शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके कर्ण वंश की स्थापना की थी। कर्ण वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। इस मौर्योत्तरकालीन काल में कर्ण वंश और शुंग वंश के अलावा इंडो ग्रीक शासकों ने भी भारत पर शासन किया था। इन इंडो ग्रीक शासकों को हिंदी यूनानी शासक भी कहते हैं। भारत में आने वाले सबसे पहले यूनानी शासकों में 22 शासकों इंडो ग्रीक शासक थे। इन इंडो ग्रीक शासकों की दो मुख्य शाखाएं भारत में प्रचलित थी। एक डेमेट्रियस था, जिन्होंने अपनी राजधानी शाकल या सियालकोट को बनाई थी, और दूसरा यूक्रेटाइटिस था, इनकी राजधानी तक्षशिला थी। डेमेट्रियस शाखा का ही शासक मिनांडर या मिलिंद हुआ था, जो नाक्सन नाम के बौद्ध भिक्षु के साथ वार्ता करके प्रश्नोत्तर शैली में अपनी पुस्तक मिलिंदपनो लिखी थी, जिसमें बौद्ध दर्शन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यूक्रेटाइटिस इंडो ग्रीकों का शासक एंटियोक्युलस हुआ था, जिन्होंने अपना दूत हेरोडोटस को भागभद्र के दरबार में भेजा था। अर्थात हेरोडोटस जो भागभद्र के दरबार में आया था, वह भागभद्र शुंग वंश का शासक था, लेकिन हेरोडोटस जो शासक था वो था इंडो ग्रीक शासकों का राजदूत था। इंडो ग्रीक शासकों अंतिम शासक हर्मियस था। इन इंडो ग्रीक शासकों से भारतीय शासन में महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त हुआ था वो था। इन इंडो ग्रीक शासकों ने भारत में सबसे पहले लेख युक्त सिक्के जारी किए थे और इंडो ग्रीक ने सोने के सिक्के भी चलाए थे। भारतीय संहिता के अनुसार भारत ज्योतिषी के लिए यूनान का ऋणी ही रहेगा। सप्ताह का प्रचलन भी इंडो ग्रीक शासकों से सीखा था। भारतीय नाटकों पर भी इंडो ग्रीक शासकों का प्रभाव लिया था और इस रंगमंच में पर्दे को योनि का शब्द इसीलिए कहा जाता है कि यौनों की ही देन है। इन्होंने भारतीय मसालों से भी परिचित हुए थे और काली मिर्चा को इन्होंने यून पीले नाम शब्द से संबोधित किया था। विदेशों से आने वाली इंडो ग्रीक शासकों के बाद में दूसरी जाति थी, वो थी शक शासक। मूलतः शक मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी। यूची कबीले ने इसे प्राचित किया था। यूची कबीला मुख्यतः कुषाण वंश का शासक कहा जाता है, अर्थात कुषाण ने शकों को पराजित किया था। चीनी साहित्य में शकों को शई वांग कहा गया है, भारतीय साहित्य में इसे शीथियन कहा गया है। डेरियस के नक्श ए रुस्तम अभिलेख में शकों का उल्लेख मिलता है। शकों ने भारत में मुख्य तक्षशिला, मथुरा, नासिक और उज्जैन को अपना केंद्र बनाकर शासन किया था। सबसे प्रसिद्ध शक शासक रुद्रदमन था। उसने वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, जो कि सातवाहन वंश का शासक था, उसको 2 बार पराजित किया था। रुद्रदमन ने वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी को 2 बार पराजित किया था। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार उसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। रुद्रदमन ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। यह सुदर्शन झील मौर्य काल में गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में निर्मित हुई थी।
जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत वार्ता का प्रथम बड़ा अभिलेख थे। शकों ने चांदी के सिक्के बड़ी मात्रा में चले थे और चांदी के सिक्के शकों की मुख्य विशेषता थी। रुद्र सिंह तृतीय अंतिम शक शासक था। शक शासकों के बाद में भारत में जो विदेशी शासक या शासन वंश करने वाला शासन था वो था पहलव वंश। पहलव वंश भी मुख्यतः मध्य एशिया और यूनानी शासकों में से एक था। पहलव वंश के बाद में भारत के अंदर आने वाले शासक थे वो थे कुषाण। ये मूलतः मध्य एशिया के यूची कबीले से संबंधित लोग थे। इनकी भाषा कई शुआंग थी। कुजुल कडफिसच कुषाण वंश का संस्थापक था। इसे प्रथम कडफिसच भी कहा जाता था। कुजुल कडफिसच कुषाण वंश का प्रथम शासक था और इसके बाद में दूसरा प्रमुख शासक था भीम कडफिसच। यह भगवान शिव का अनुयायी था और भीम कडफिसच ने महेश्वर की उपाधि धारण की थी। इन्होंने सिक्कों पर त्रिशूल, नंदी और डमरू के चित्र उकरे थे। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था वो था कनिष्क। अब कनिष्क के शासनकाल के राजनीतिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था के बारे में मुख्यतः प्रश्न पूछे जाते हैं। यह कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महान शासक था। इनका राज्य अभिषेक इटोत्तर ईस्वी में हुआ था और इसी के साथ ही भारत में एक शक संवत का प्रारंभ हुआ था। इनकी राजधानी फिरोजपुर, पेशावर और मथुरा थी। कल्हण की राजतरंग के अनुसार इसने कश्मीर पर आक्रमण किया और वहाँ पर कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था। इसने पाटलिपुत्र पर भी आक्रमण किया था। उसे पाटलिपुत्र में बुद्ध का भिक्षापत्र, अनोखा मुर्गा एवं अवशेष अश्वघोष मिलते हैं। अश्वघोष की पुस्तकें बुद्ध चरित्र, सारिपुत्र प्रकरण, सौंदर्यनंदन सूत्र, अलंकार आदि प्रमुख थे। नागार्जुन और चर्क इसके दरबारी थे। कनिष्क के या कुषाण वंश के दरबारी थे नागार्जुन और चर्क। नागार्जुन की पुस्तक का नाम माध्यमिक कार्य का थे। सुश्रुत इसके समकालीन थे और उसकी प्रसिद्ध पुस्तक सुश्रुत संहिता थी। सुश्रुत शल्य चिकित्सक थे। कनिष्क ने मध्य एशिया पर अधिकार कर लिया और भारत के रेशम मार्ग पर भी अधिकार हो गया था। अर्थात जो मध्य एशिया है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान का सीमावर्ती भाग है, वहाँ रेशम मार्ग पर भारत ने अधिकार कर लिया था। व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से मौर्य उत्तर काल भारत का स्वर्ण काल माना जाता है। कनिष्क ने पंचालों के नेतृत्व वाली चीनी सेना को पराजित किया था और उसने सैनिकों ने इसकी हत्या कर दी थी। कनिष्क मायान शाखा का अनुयायी था और उसने बौद्ध संगति का भी आयोजन किया था। कनिष्क के बाद में शक वंश का प्रमुख शासक था हुइस्क। यह भगवान विष्णु का अनुयायी था। कुषाणों की प्रमुख विशेषता कुषाण शुद्ध सोने के सिक्के चले थे और कुषाण शासक मंदिरों को अपनी मूर्ति स्थित कर रहे थे। सिले कपड़े का प्रचलन और चमड़े के जूते का प्रयोग और घोड़े के लगाम लगाना। कुषाण शासक देवपुत्र देव की उपाधि धारण करते थे। मौर्य उत्तरकालीन व्यापार और वाणिज्य। अब हम आगे की क्लास में मौर्य उत्तरकालीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति के बारे में आगे की क्लास में विस्तार से वर्णन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।